शुरुआत। इलेक्शन अपडेट। यूपी में बीजेपी 116, सपा 87, बीएसपी 6, कांग्रेस भी लगातार संघर्ष कर रही है। उत्तराखंड में बीजेपी 36, कांग्रेस 22 पर आगे। पंजाब में आप 43, कांग्रेस 30, अकाली दल 14 सीटों पर आगे। मणिपुर में कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। तो यूपी के रिएक्शन पर नया पैनल और चैनल वही बंसल न्यूज। अपराजिता पांडे जी, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रखर वक्ता, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही साथ सुरेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ हैं। सुशील शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले अपराजिता जी, मैं यूपी के रिएक्शन पर आपका क्या रिएक्शन है, जरा वो सबसे पहले जान लेता हूं। देखिए, मैं तो खुद ही उत्तर प्रदेश में थी, तो मैं वहां पर थी फरवरी में। जिस तरीके से लोग परेशान हैं, जिस तरीके से जनता बेहाल है, वो मैंने खुद देखा है। उनकी प्रॉब्लम्स, चाहे आप हर वर्ग की बात करें, आप युवाओं में बेरोजगारी की बात करें, आप गंगा में तैरती लाशों की बात करें, वो दृश्य हम आप हो यूपी के लोगों को भूल नहीं पाता है। आप जिस तरीके महिलाओं की बात करें, जिस प्रकार से मैंने महिलाओं में इस बार देखा कि प्रियंका गांधी जी के लिए किस तरीके से उनके में प्रेम था, किस तरीके से वो चाहती थी कि महिलाएं आगे बढ़ी, महिलाओं के बीच उनका मैसेज पहुंचा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं पे हर बार जो उनका फोकस रहा, महिलाओं ने सोचा हाँ इस बार हमारे लिए कुछ होगा, हमारे लिए भी कोई सोच रहा है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस ने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा? मेरे पास कुछ मुद्दे हैं, जरा उन मुद्दों पर लड़ा क्या, जरा मैं उन पर बात कर लेता हूं। किसान आंदोलन, पाकिस्तान जिन्ना, आतंकवाद, गुंडाराज, हिजाब, गर्मी चर्मी, आवारा पशु, महंगाई, बेरोजगारी, सुशासन कुशासन, अयोध्या, काशी, मथुरा, कानून व्यवस्था, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने? देखिए, गर्मी चर्बी वाली बात तो आप खुद ही जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो इस तरीके की बातें करती नहीं। विकास के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी लड़ती है कि उत्तर प्रदेश में अब आप देखिए किस प्रकार से 32 सालों में उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है इंडिया में। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का प्रोग्रेस नहीं हुआ है। किसी भी पैरामीटर्स पे आप देख लीजिए, उन पे चुनाव लड़ा जा रहा है। युवाओं के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, महिलाओं के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, दलितों के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, हर वर्ग के, हर तबके, किसान के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। जो स्लोगन दिया गया था, जो स्लोगन वहां चला था, आप वहां मौजूद थी, आपको लगा कि स्लोगन के सहारे यूपी जीती जा सकती है? उत्तर प्रदेश जीता जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग बहुत दुखी हैं। हर किसी ने अपने परिवारजन में एक से ज्यादा व्यक्ति खोया है। उसकी जो पीड़ा है, जिसके भी घर में नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं। महिलाओं पे अत्याचार, चाहे आप आदिवासी नरसिंहार का आप याद करिए, सोनभद्र में उन्नाव, हाथरस, नहीं भूला है कोई। सबके मन में एक आक्रोश है, सबको आगे आकर अपनी आवाज सुनानी है और इसीलिए ये लोकतंत्र का चुनाव है। जनता आकर बताएगी कि क्या क्या गलत हुआ। कैप्टन के तौर पे आपकी भूमिका नजर आएगी उत्तराखंड में? मैंने कहा कांग्रेस एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नई पारी के लिए जिसके साथ कांग्रेस अध्यक्ष का आशीर्वाद होगा, जिसको उनका आदेश होगा, वो हम सब उसके साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो शुरू से दावे नजर आ रहे थे और जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखाया गया था, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं एग्जिट पोल भी एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है, मगर मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मगर आप जानते हैं भाजपा सब चीज़ों को टेम्पर्ड करती है, तो कौन सी चीज़ को कब टेम्पर्ड कर दे ये कहा नहीं जा सकता है। तो ये उनके इरादे पर, जो भाजपा का इल मोटिव है, उस पर डिपेंड करता है। सर ये बताइए, सुरेंद्र शर्मा साहब, आपने सुना होगा भाजपा टेम्पर्ड करती है, ये आरोप क्यों लगते हैं इस तरह के? नहीं, ये तो जो हारता है वो आरोप लगाता है। मैं तो ये कहूँगा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इनके आरोपों में कोई दम नहीं है। और निश्चित तौर पर जैसा उन्होंने कहा था कि भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, तो भगवान विष्णु तो जहाँ लक्ष्मी मैया रहती है वहाँ रहते हैं और लक्ष्मी कमल के साथ है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर जा रही है। मेरी बहन अपराजिता जी उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी, कांग्रेस की बात कर रही थी। मैं तो ये कहूँगा कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ी, कन्फ्यूज लीडरशिप और फ्यूज कैडर, जिस पार्टी का कोई आधार नहीं था, जनाधार नहीं था, ये जिसकी उन्होंने बात की कि लड़की हूँ, लड़ सकती है, कि उन्होंने नारा दिया और उसकी पोस्टर गर्ल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई।
इनकी रायबरेली से जो विधायक थी अदिति सिंह वो कांग्रेस में शामिल हो गई। पूरा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है कहाँ? आंकड़ों में 2 सीट दिख रही हैं, 3 सीट। अगर मैं तो मजाक में कहता था कि पहले कांग्रेस के विधायक इनोवा में आते थे, इस चुनाव के बाद ऑटो में बैठकर आएंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी थी और आगे भी अपडेट आपको मिलता जाएगा। लखनऊ नॉर्थ से बीजेपी के नीरज वोरा आगे चल रहे हैं, मथुरा से बीजेपी के श्रीकांत शर्मा आगे चल रहे हैं, किठौर से सपा प्रत्याशी शाहिद मंजूर आगे चल रहे हैं, मेरठ से भाजपा प्रत्याशी कमल दत्त आगे, चांदपुर सीट यहां से सपा के रे स्वामी ओमवेश आगे चल रहे हैं, लखनऊ पूर्वी से बीजेपी के आशुतोष टंडन आगे, लखनऊ कैंट की बात कर लें बीजेपी के ब्रिजेश पाठक हमेशा बयानों में रहे, लखनऊ मध्य से सपा के रविदास मेहरोत्रा आगे हैं, बख्शी का तालाब से सपा के गोमती यादव आगे, मोहनलालगंज से सपा की सुशीला सरोज आगे, लखनऊ की महिलाबाद से बीजेपी की जया देवी आगे चल रही हैं। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा सुरेंद्र शर्मा साहब जी। इसलिए जो चुनाव था, जो मेरी बहन ने कहा, निश्चित तौर पर इस चुनाव में विकास बनाम विनाश का चुनाव था। ये सुशासन बनाम कुशासन का चुनाव था। जिस प्रकार से 5 साल में योगी जी की सरकार चली है, मैं भी उत्तर प्रदेश में रहा हूं, जिस प्रकार पहले एक वातावरण था, अराजकता का वातावरण था, सपा के गुंडे लगातार लोगों को प्रताड़ित करते थे, जमीनों पर कब्जा करते थे, जो प्लाट सरकारी है वो प्लाट हमारी है, इस प्रकार का नारा लगता था। जिस प्रकार से दुकानदारों को प्रताड़ित किया जाता था, जिस प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, लोगों ने वो कुशासन देखा है। और उस कुशासन के अगेंस्ट सुशासन 5 साल के योगी जी के नेतृत्व में सरकार चली है। मुझे लोगों ने कहा कि पहले हमने सुना था कि गुजरात में रात के 12 बजे भी लड़कियां खुलेआम घूम सकती हैं। ये वातावरण उत्तर प्रदेश में 5 साल में बना है। जो अपराधी थे, जो आतंकवादी थे, जो गुंडे थे, वो या तो जेल में थे या उनका एनकाउंटर हो गया था। एक भय मुक्त वातावरण जो उत्तर प्रदेश में बना है, उसके कारण जनता ने सुशासन को वोट दिया है। दूसरा जो वो वहां बड़ा फैक्टर रहा, जो राशन महीने में 2 बार मिला है, निश्चित तौर पर एक अनुकरणीय उदाहरण मैंने देखा कि किसी भी व्यक्ति का 50 ग्राम भी अनाज कम नहीं हुआ। गरीब के पेट में जब राशन होगा तो उसको जीवन का आनंद आएगा। प्रधानमंत्री आवास वहाँ एक बड़ा फैक्टर रहा है। और देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहां बन रहा है, वहां एक्सप्रेस वे वहां बन रहे हैं। सड़कों की जो हालत उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर 5 साल में जो विकास हुआ है, वो विकास के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर, सुशासन के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से योगी जी कामकाज पर मोहर लगाई है। शर्मा साहब, स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। सुशील शर्मा जी, शुरुआती रुझान और थोड़ा बहुत हमारा ज्ञान, उससे चल रहा है काम, जरा आप क्या अपना रिएक्शन देंगे? देखिए, जो एग्जिट पोल ने जो जिस तरीके के रुझान बताए थे, मुझे लगता है उसी तरफ लगभग जो है वास्तविक परिणाम भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर बाकी राज्यों को छोड़ के केवल यूपी जो कि सबसे महत्वपूर्ण राज्य और जहां से दिल्ली का रास्ता भी तय होता है, वहां पर मुझे लगता है कि योगी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है वो काम करता दिखाई दे रहा है। और जो महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर जो है विपक्ष ने बहुत ज़्यादा प्रहार किया था, उन मुद्दों से इतर जनता ने कुछ दूसरे मुद्दों पर, जो बीजेपी और योगी मोदी के पक्ष के मुद्दे, उस पर जो है फोकस रहा है। तो अभी भी आप देखें, एक अपडेट जो मिल रहा है मुझे पंजाब से, जो मैं निकाल पा रहा हूँ, पंजाब में भगवान मान के घर जलेबी बन रही है। ये जलेबियां क्यों चल रही है सुरेंद्र शर्मा साहब? नहीं, देखिए, भगवंत मान साहब जलेबी इसलिए बना रहे हैं कि उनके मुंह मीठा करने का दिन है आज का। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी वहाँ अच्छा कर रही है, पर कांग्रेस के लिए करेला खाने का दिन है। ये उन्होंने वहाँ स्थापित जो सरकार थी, इसकी जो कहते हैं ना कि दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को लग गई आग घर के चिराग से, अच्छी वाली सरकार कांग्रेस की पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में चल रही थी। पर दिल्ली के इसी पे एक रिएक्शन, उसके बाद ब्रेकिंग पर जाऊंगा मैं। सुशील शर्मा साहब, ये जलेबियां किसके लिए बन रही हैं? स्वाभाविक है, आम आदमी पार्टी की जीत का जो है जश्न मनाने की तैयारी है। और ये छोटे राज्यों की तरफ जो आम आदमी पार्टी ने फोकस किया है, ये उसका ही परिणाम है। और ये केवल एक दिन की मेहनत नहीं। पंजाब में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से के बाद अरविंद केजरीवाल के टारगेट में पंजाब ही रहा था। और पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन था, इस बार सरकार बना रहे और अच्छे बहुमत से बना रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में छोटे राज्यों में जरूर जो है उपस्थित दिखाई दे रही है। 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग मैं आपको बता देता हूं। गोवा पणजी सीट से दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल आगे चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल हुआ था, पहले टिकट मिले ना मिले, लेकिन टिकट मिला, अब आगे चल रहे हैं। पटियाला सीट से पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे हैं। अमृतसर ईस्ट सीट से नवजोत सिंह सिद्धू आगे हैं। ये देखिए, कोई पहले आगे था
तो पीछे हो गया। अब जो पीछे है वो आगे है। पंजाब के जलालाबाद से अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आगे हैं और 150 सीटों के रुझान फिलहाल सामने मिल रहे हैं। यूपी बीजेपी आगे चल रही है, उत्तराखंड में भी तो लगातार ये अपडेट बदल रहा है। 150 सपा 82, बीएसपी 5, कांग्रेस 2 पर आगे। करहल सीट से अखिलेश यादव आगे। मैं सुशील शर्मा साहब आपसे पूरी बात करूंगा। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे बीजेपी के लिए। जब बंगाल चुनाव आपने पूरा फाइट किया, वहां से ममता एक बड़ा चेहरा बनकर फिर बीजेपी के सामने आई। दिल्ली में आपको आम आदमी पार्टी ने टक्कर दी। अखिलेश अगर चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद के समीकरण अलग हैं, या एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने आते हैं तब भी वो अपनी जगह एक मजबूत चेहरे के रूप में है। और पंजाब जहां आम आदमी पार्टी जीतती है, तो मैं आपको एक समीकरण बता रहा हूं, क्या आगे ये बन सकता है क्या? नहीं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, मोदी के सामने ये 3 चेहरे टक्कर के लिए तैयार रहेंगे 2024 में? नहीं, देखिए ये हमेशा जो है जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं एक नए गठबंधन की तलाश तो शुरू होती है और बनते बिगड़ते भी हैं। लेकिन आप देखिए कि अभी जो अगर इसी तरीके के परिणाम आए, बीजेपी मणिपुर और गोवा और उत्तराखंड और यूपी जीत जाती है, तो सबसे पहले तो निराशा का भाव आएगा विपक्ष में, क्योंकि आप लगातार हर तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार जो लड़ाई थी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर थी। रोजगार का बड़ा मुद्दा था, महंगाई का बड़ा मुद्दा था। यदि उन मुद्दों से इतर भी यदि जनता कुछ और सोचती है, कुछ और मुद्दों को चाहती है, तो ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब इसके बाद आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। तो ये एक बीजेपी की जो आप देखें तो रणनीतिक रूप से भी बहुत बड़ी जीत होगी कि आप महंगाई, कोरोना काल की विफलता, असफलता के आरोप, महंगाई का बड़ा आरोप और तमाम इन आरोपों के बीच भी यदि आप अपनी नाव को पार लगा लेते हैं, तो ये फिर विपक्ष, अभी गठबंधन तो बहुत दूर की बात है, अभी चिंता करेगा कि अब करना क्या चाहिए। आप वो सारे महत्वपूर्ण मुद्दे लेके जनता के पास जा रहे हैं जिन मुद्दों से आपको उम्मीद है, बल्कि जनता, हम लोग भी समझते हैं कि शायद ये मुद्दे कारगर होंगे, लेकिन रोजगार और ये सारे मुद्दे यदि कारगर नहीं हो रहे तो जनता का मानस कुछ और है। विपक्ष को कुछ और तरीके से सोचना होगा, कुछ और रणनीति बनानी होगी। जी, लखनऊ चलते हैं। तो मैं इस पर सुशील शर्मा साहब आपका रिएक्शन चाहूँगा, क्योंकि लगातार यूपी में कई अलग अलग मुद्दे थे जिनको लेकर चुनाव लड़ा गया। 3 पार्टी, हालांकि बसपा ने जिस तरह अपने हाथ खींचे, कुछ सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन जो बसपा का वोट था वो बीजेपी और कांग्रेस में बटा या फिर सपा के पास गया, ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप पिछले 3-4 चुनाव का एनालिसिस करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का वोट जो बहुत ज़्यादा जो है शिफ्ट नहीं हो पाता है। इस बार जरूर ऐसी उम्मीद लग रही है, हालांकि परिणाम आने के बाद ही समझ में आएगा। लगभग 2 करोड़ के आसपास बहुजन समाज पार्टी का वोट है। 1 करोड़ 94 लाख के आसपास बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला है पिछले उसमें। अब इसमें से कितना बहुजन समाज पार्टी का वोट स्विच होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये जो वोट होगा, देखिए बहुजन समाज पार्टी को एक तो पिछड़ा ये अनुसूचित जाति का वोट मिलता है, उसमें भी कुछ समाजों का तो पूरा वोट मिलता है, उसके अलावा मुस्लिम वोट भी मिलता रहा है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम जो वोट है वो जरूर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ स्विच होगा, क्योंकि वो समाज के स्पष्ट रूप से यही देख के वोट करते हैं कि किस पार्टी के जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं आपकी जो ये वोट जो है ये जरूर समाजवादी पार्टी को जाएगा, लेकिन बाकी वोट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी का वोट स्विच होगा। आप ये मान के चलिए कि इस चुनाव में भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलना चाहिए। और बीजेपी, देखिए बीजेपी के जीतने की संभावनाओं को अगर आप एनालिसिस करके भी देखेंगे तो बीजेपी को लगभग 4.25 करोड़ वोट मिला था 2019 में और 3.5 करोड़ वोट उसको 2017 में मिला था। तो अगर सरकार, देखिए सरकार के कुछ अच्छे काम भी थे, कुछ कामों को लेकर आरोप भी लगे थे, तो आप सामान्य तौर पे देखेंगे जब सरकार बदलती है तो वोट 40 से 50 लाख के अंतर से जो है बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अभी जो रुझान दिख रहे हैं उससे लग नहीं रहा है कि समाजवादी पार्टी इतना वोट बीजेपी का पीछे कर पाएगी। इसी कारण आप देखिए कि रुझानों में भी जो है बीजेपी बहुत आगे दिख रही है, लगभग दुगने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है रुझानों में भी। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है।
और इसके पहले आप जितने भी चुनाव देखेंगे 30% के आसपास में सरकार बदल जाती थी, और अभी जिस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है, मुझे लगता है कि बीजेपी 32 से 42% के बीच तक भी वोट ले जा सकती है। जी, अपराजिता जी, आपने लगातार वहाँ लोगों से बात की होगी, आपकी पार्टी, आपने कहा कि आप लगभग यूपी में वहाँ कोशिश जो पार्टी कर रही थी उसके साथ आप जुड़ी हुई थी। 340 से ज़्यादा ऐसे क्षेत्र थे जहाँ निर्वाचन क्षेत्र जहाँ सीधे प्रियंका गांधी ने जुड़ने की कोशिश की, वहाँ उन्होंने वर्चुअली संवाद भी किया, कई सीटों तक वो पहुँची भी, रैलियाँ, साथ ही साथ कई सभाएं। आपको लग रहा है कि जो कोशिश वहाँ की गई थी, इन रैलियों से, इन वर्चुअली रैलियों से, इन सभाओं से, सभाओं में आती हुई भीड़ से कन्वर्ट टू वोट? बिल्कुल होगा। देखिए, जब आप यूपी का, उत्तर प्रदेश का पूरा सिनेरियो समझे, तो वहाँ पे प्रियंका गांधी हो चाहे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हो, उसने संघर्ष किया है। और संघर्ष किसके लिए किया है? एक सत्य के लिए संघर्ष किया है, एक नैतिकता के लिए संघर्ष किया है। उस प्रकार से हम सरकार बनाना चाहते हैं। हमारे बीजेपी के मित्र अभी कह रहे थे रायबरेली से हमें कितने लोग, कांग्रेस के कितने लोग बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये कोई प्राउड होने की बात नहीं है। जिन लोगों को संघर्ष के समय, जो एक विचारधारा से नहीं टिक सकते, जो संघर्ष के समय पार्टी से नहीं जुड़ सकते, जो संघर्ष के समय लोगों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, उनका किसी के लिए भी आपको समझ में आ जाएगा, उनका किसी भी चीज के लिए कोई समर्पण नहीं होता। मैं रोक रहा हूं, लोगों माफी चाह रहा हूं, यहां रोक रहा हूं, यहीं से शुरुआत करूंगा। यूपी से हमारे साथ सैयद कासिम साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद कासिम जी, बंसल न्यूज पर स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू जी। शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं, लेकिन एग्जिट पोल के बाद ये रुझान है। एग्जिट पोल कितना सही जा रहा है? दूसरा ये कि यूपी में कौन आ रहा है, भैया या बाबा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश का जो रुझान पहले दिन से था वो पोलिंग तक था। एग्जिट पोल मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने किस तरह किया। मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक रुझान था सीधे सीधे चुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रहा था, ग्राउंड पे जो हम लोगों ने देखा था, और वो नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। आपको मैं अगर देखिएगा तो इस वक्त समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के 130 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी 142 सीटों पे आगे चल रही है, जो हम लोगों के पास, हमारे पास ग्राउंड के रिपोर्टर से रिपोर्ट्स हैं। जी जी। दूसरी चीज ये है कि जो एक मुद्दे थे जिसको एग्जिट पोल शायद समझ नहीं पाया या पढ़ नहीं पाया, मुद्दे यहाँ पर बेरोजगारी थी, मुद्दे यहाँ पर आपके जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, एक बड़ा मुद्दा था। और इसीलिए आप देखा होगा कि बैलेट में भी समाजवादी पार्टी बराबर पे लड़ गई, जिसकी उम्मीद कभी नहीं की जाती थी। तो आपको ये नतीजे कोई चौंकाने वाले हमें नहीं लग रहे। एग्जिट पोल की वजह से हमें दूसरे लोगों को ये लग सकता है कि नतीजे उसके इतर आ रहे हैं जो एग्जिट पोल में था, लेकिन हम लोगों को वही दिखाई दे रहा। हालांकि बड़े चेहरे जो हम इसको रीड कर रहे थे कि सौर्य प्रसाद मौर्य हैं, या क्या कहते हैं आपके राजभर हैं ओम प्रकाश, या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आपके लल्लू हैं, ये सारे लोग पीछे चल रहे हैं। और इसकी उम्मीद की जा रही थी कि सौर्य प्रसाद मौर्य और इन लोगों को बड़ा कॉन्टेस्ट झेलना पड़ेगा। अभी और चौंकाने वाले आप नतीजे देखेंगे जब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चुनाव में बहुत कड़ी टक्कर में है और बहुत उनकी कांटे की लड़ाई है पल्लवी पटेल से। और इसी तरह से कुछ और बड़े चेहरों को चुनाव में अगर उल्लेख होता है तो इसमें ताज्जुब करने जैसी कोई बात नहीं हो। जी, कासिम साहब, जो मुद्दे वहाँ रखे गए थे और रैलियाँ, सभाएं, आपको लग रहा है कि इन तमाम सारी चीज़ों का जनता के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा होगा, या फिर वो घर से एक मन बनाकर निकली? जिस तरह से रुझान आप बता रहे हैं, यहाँ टक्कर किसके बीच मानकर चले? कांग्रेस कहीं स्टैंड कर रही है क्या अभी? देखिए, कांग्रेस को जो हम लोगों के पास रिपोर्ट्स हैं, कांग्रेस 19 सीटों पे बहुत अच्छा लड़ी है। उस 19 सीटों को वो नतीजों में कितनी सीटें ला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और 8 अगर 2 की संख्या में आ जाए कांग्रेस तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन प्रियंका गांधी के लड़कियों लड़सकतियों ने काम किया है और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। इसको हर आमतौर पे लोग देख नहीं पा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इस चीज को ग्राउंड पे महसूस किया था कि जो कैचिंग थी, जो प्रियंका गांधी ने भीड़ इकट्ठा की थी और प्रियंका गांधी ने चुनाव को जिस तरह से लड़ा है, वो कहीं ना कहीं उनका वोट प्रतिशत बढ़ा रहा है।
और उसके नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को 1.5 से 2% वोटों का नुकसान हुआ है। इस पे किसी ने नजर नहीं डाली थी, और अभी चूंकि बहुत ज्यादा रुझान नहीं आए हैं, अभी तो ईवीएम खुली है, लेकिन आप देखेंगे कि नतीजे जो प्रभावित होंगे उसके 2 वजह होगी। एक, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ना, और दूसरे बहुजन समाज पार्टी का जो अंदाजा लगाया जा रहा था ये 5 सीट पाएंगे, 10 सीट पाएंगे, 8 सीट पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी अभी तो 5 सीटें तक दिखाई दे रही है, लेकिन ये अंतिम चरण तक आते आते जो अगर जहां त्रिकोणीय चुनाव होगा वहां बहुजन समाज पार्टी भी अच्छा करेगी, और जो नतीजे हम और आप सोच रहे थे आमतौर पर देश के सभी पत्रकार या जो भी एग्जिट पोल की वजह से या ओपिनियन पोल की वजह से, वो ऐसा उत्तर प्रदेश में नतीजा नहीं होगा। हाँ, ये संभावना हो सकती है, जैसे अभी बीजेपी 131 और समाजवादी पार्टी 114 पर लीड कर रही है, तो ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ऐसे में अगर विधानसभा हंग की तरफ जाए अंत में, तो ताज्जुब नहीं करना चाहिए। कासिम साहब, लास्ट के जो 3 चरण थे, 5वां, 6ठा और 7वां, इन 3 चरणों पर आपसे मैं राय लेना चाहूंगा, क्योंकि इन 3 चरणों पर आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई थी। क्या वो 3 चरण बीजेपी को आगे लीड देंगे, या यहां भी सपा ने फाइट की है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो आखिरी का 7वां चरण है जी, इसमें जो आपने सवाल किया क्या सपा ने फाइट की है, नहीं, वहां भारतीय जनता पार्टी को फाइट करनी पड़ी है। विशेषकर बनारस अगर आप देखेंगे तो वाराणसी की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 1 या 2 सीटों पर सिर्फ एज है, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी उनसे बहुत आगे है, और उसमें 2 सीटें कांग्रेस भी बहुत अच्छा लड़ रही है। एक अजय राय की सीट है और एक दूसरी मिश्रा जी की सीट है। तो और अभी तक का जो रुझान हमारे पास मैसेज में हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से जो आया है उसका हमने टोटल किया है, तो बीजेपी 125 और समाजवादी पार्टी 130 सीटों पे आगे है। तो ये रुझान है पहले चरण के, और ये अंतिम चरण मतलब जो हमारी काउंटिंग का जो पहला चरण अभी पूरा होगा, तो आप देखेंगे कि अभी रुझान बहुत बदलेंगे। 250 सीटों के सिर्फ आपकी बात से मैं ये समझा सैयद कासिम साहब कि आप जो एग्जिट पोल है उससे ये जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अलग होगा। नहीं, ये तो सब पहले भी होता रहा है कि एग्जिट पोल ने पिछली बार 2017 में मैक्सिमम 190 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी थी, और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 325 सीट से आया था। अब आप देखें 119 सीटों पे बीजेपी और 129 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे हो चुकी है। तो ये जो रुझान है ये बता रहा है। देखिए, हम लोगों को कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की वजह से या दूसरी वजह से हम अपनी ग्राउंड की जो रियलिटी थी उसे थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए थे, लेकिन हम लोगों को जो हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया था पहले चरण से आखिरी चरण तक, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे चौथे चरण में ठीक किया है, और उसके अलावा पहला दूसरा चरण और 6ठा और 7वां चरण ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित हुआ है, और वो नतीजों में दिखाई देगा। कासिम साहब, एक लास्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगा। आखिरी में सीटें कितनी आपके हिसाब से क्या लग रहा है? यहाँ फाइट तो चल रही है, फिर भी आपको क्या लग रहा है, बीजेपी फिर से सत्ता में आ पाएगी? नहीं, मुझे ये ऐसा कहीं नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अपने अकेले दम पर आ पाएगी। अगर उसको यूं देखा जाए कि जैसे कर्नाटक में हुआ या मध्य प्रदेश में हुआ, या इस तरह की अगर कोई चीज काम कर जाती है, जिसकी उम्मीद इसलिए कम है कि वेस्ट यूपी में अगर जयंत चौधरी को सीटें 20 और 18 19 मिल जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें से किसी भी सीट को अगर ले जाएगी तो शायद उन लोगों के घर भी न बचे। किसानों में इतना रोष है, जैसे हमारे और आप के चैनल पर बैठकर लोगों ने बताया है कि जाटों ने एक साथ वोट नहीं दिया है और जाटों में बंटवारा हुआ है, विशेषकर उस सीट पे जाट का वोट नहीं गया है जहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, या उन सीटों पे जाट नहीं गया है जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट था। वो सारी चीजें आप देखें, नाहिद अजहर आगे चल रहे हैं, इकबाल खास जो है वो गुलाम मोहम्मद आगे चल रहे हैं। तो ये सीटें जो है ये क्या कहते हैं, उस कुकर के चावल जैसी है, जिसके एक चावल से ये पता चल जाता है कुकर का चावल सारे चावल कैसे हैं। तो ये सैयद साहब, बता रहा है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। जी, आपने बात कंप्लीट की है। मैं आपको अंत में इतना सिर्फ बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं से भी हिंदुत्व ने काम नहीं किया है, कहीं से भी हिंदुत्व नहीं चला है, और इसी का नतीजा ये होगा कि चुनाव अंतिम समय में अगर भारतीय जनता पार्टी
आदित्यनाथ के वो हेट स्पीचें रही हैं जिसकी वजह से तमाम मुस्लिम को मैंने अपने 40 साल के पत्रकारिता के जीवन में इस तरह से मोबिलाइज होकर बिना बोले जी। हुए जाते नहीं देखा जिस तरह से मुस्लिम ने इस बार वोट किया है, जो नतीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। शुक्रिया सैयद कासिम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार है, उनका भी अपना एक एनालिसिस है। जब आप इस तरह के मुद्दों पर बात करते हैं तो एक एनालिसिस के साथ उतरते हैं और आप पक्ष या विपक्ष या किसी एनालिसिस को नकार नहीं सकते। ये सैयद कासिम साहब की बात, यहाँ मैं इस पर आऊँगा, मैं बीजेपी का रिएक्शन भी लूँगा, लेकिन एक ब्रेकिंग की तरफ बढ़ूँगा जो मुझे बड़ी खबर मिल रही है। अमृतसरपुर से आपका उम्मीदवार पहले नंबर पर, नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर। तो बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू जो कि अपनी पार्टी में पहले नंबर की कोशिश कर रहे थे लेकिन चुनाव में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। आपका प्रत्याशी वहां पहले नंबर पर है। चलिए, बीजेपी के सैयद कासिम साहब ने जो भी कहा वो एक अलग मुद्दा था, वो उनका अपना एक एक्शन रिएक्शन या अपनी एक लाइन हो सकती है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उन रुझान से कासिम साहब की लाइन कितनी है। मैं पहले आपका बीजेपी से मैं आऊँगा अपराजिता जी आपके पास। आपको छोड़कर गया था किसी मुद्दे के साथ, आप वहाँ से कंप्लीट कीजिएगा, फिर बीजेपी का रिएक्शन लूँगा मैं। और देखिए, महिलाओं की बात कर रहे थे, हमारे बीजेपी के मित्र ने कहा कि पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, घूम नहीं सकती थी 12 बजे के बाद। महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में जो है वो हम सबको पता है जी। महिलाओं उत्तर प्रदेश में जब आप किसी के साथ, किसी भी महिला के साथ अन्याय होता है तो जब वो पुलिस स्टेशन जाती है, रिपोर्ट लिखने तो तक तैयार नहीं होते ऑफिशियल्स। तभी प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम, कांग्रेस की सरकार जब आएगी तब हर पुलिस स्टेशन में एक महिला पुलिस ऑफिसर होगी और ज़रूरी तौर पर होगी जिससे महिलाएं बात कर सके, उनकी लिखी जा सके रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे आप कैसी बातें करते हैं, महिलाओं की बातें करते हैं। हाथरस कोई भूला है क्या? कौन से हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि आधी रात को बेटी को जला दिया जाए, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, परिवार को भी ना बुलाया जाए? ये है महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में, जिसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आरोपी का संरक्षण किया है और पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है। तो ये महिलाओं की स्थिति। रुझान तो ऐसा नहीं और बताते। नहीं, आप देखिए ना आगे क्या होता है। देखिए, रुझान पे हम बात करें, देखिए भारतीय आंकड़ों के साथ बात कर सकता हूं, आपके साथ फैक्ट के साथ बात कर सकता हूं, लेकिन रुझान ये कह रहे हैं क्या सैयद कासिम साहब जो कह के गए, वो जो कह के गए, ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन कई बात उनकी मेरे गले नहीं उतरी। मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर वो किस लाइन पर चले गए थे। आखिर में मैं पूछता हूं सुरेंद्र शर्मा साहब। देखिए, मुझे सैयद कासिम जब बोल रहे थे, आमतौर पर मैं किसी भी चैनल पर किसी पत्रकार की बात पर टिप्पणी नहीं करता हूं, पर सैयद कासिम मुझे पत्रकार कम और सपा के प्रवक्ता ज़्यादा लगे। निश्चित तौर पर वह मुनव्वर राणा की बात को आगे बढ़ा रहे थे। ये वो लोग हैं जो अपने पत्रकारिता धर्म के साथ अन्याय करते हैं। आप किसी विचारधारा के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, आपको निष्पक्ष बात करना चाहिए। और तथ्यविहीन बात जो कर रहे थे, वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत को 21 सीटें दे रहे थे। मुझे तो किसी चैनल पर जयंत की 2 या 3 सीटें आते भी नहीं दिख रही। तो इस प्रकार से हवा में बात, अधूरी बात, अज्ञानतापूर्ण बात किसी पत्रकार को नहीं करना चाहिए। मैं क्षमा के साथ उनसे कहना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर मेरी बहन जो कह रही हैं, अपराजिता जी, देखिए, कांग्रेस तो इस पूरे चुनाव में मजाक बनी है। आपने कोई मुद्दे उठाए, उस मुद्दों को जनता ने स्वीकार नहीं किया। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस के मित्रों से कहता हूं कि आपको चुनाव लड़ना तो अपनी पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए लड़िए। मेरी एक फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटना चाहिए। इस मानसिकता के साथ जब कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस का नुकसान होता है। 125 साल पुरानी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। और जो पंजाब में हो रहा है, अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए, एक अच्छी वाली चलती हुई सरकार नवजोत सिद्धू के षड्यंत्रों में आकर इनके नेतृत्व में एक अस्थिर जो सरकार की, उसका परिणाम कांग्रेस को पंजाब में भुगतना पड़ा है। और जिस बात की आप बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में आज फोन पर FIR होती है, ये योगी राज में संभव हुआ है कि अपराधी जेल की शिक्षों के पीछे हैं। पहले अपराधी अपराध करते थे, जेल में आराम करते थे, उनके घर वाले मजे से रहते, सुरक्षित रहते थे। जब अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ, उस बुलडोजर के कारण उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। आप आंकड़े देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट आई है। जनता सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां आज पढ़ रही हैं। ये बेटी को लड़ाने की बात करते हैं, हम बेटी को पढ़ाने की बात करते हैं, बेटी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और उस मुद्दे पर आज उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, बेटियों ने, बहनों ने हमको वोट किया है। जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में 80% सिर्फ विज्ञापनों में खर्च हुआ है।
तो ये है सच्चाई इनकी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की। इनको डर इसलिए लगता है क्योंकि अगर महिलाएं आगे आ जाएंगी, लड़ने लगेंगी, तो इनको मुश्किल है, तो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ विज्ञापन और एडवर्टाइजमेंट्स की राहुल सरकार गांधी है। यहाँ और पीछे क्यों देखिए रहे? जनता तो हमेशा हमें वोट अपराजिता करती जी, है। राहुल गांधी को बहुत लास्ट में क्यों एक पोस्टर बॉय की तरह उतारा गया? कई बार उनके चेहरे आते थे पोस्टर में, कई बार नहीं आते थे। ये फैसला क्यों नहीं ले पाई पार्टी के? चुनाव अगर प्रियंका गांधी लड़ रही हैं तो फिर प्रियंका गांधी लड़ रही हैं। फैसला तो पूरी तरीके से पार्टी ने लिया। प्रियंका गांधी लड़ रही थी और प्रियंका गांधी लड़ रही है, सारे मुद्दों पे उन लड़ रही है, लड़कियों के लिए लड़ रही, युवाओं के लिए लड़ रही, किसानों के लिए लड़ रही। ये तो मीडिया प्रोपेगेंडा है कि कोई भी पार्टी में कोई भी मतलब मैं एक चीज नहीं समझ पाता हूं, कई बार मीडिया पर आरोप लग जाता है कि मीडिया प्रोपेगेंडा है। साहब आप ही देखिए अपराजिता जी, अगर कोई चीजें हैं तो उसे एक्सेप्ट करिए। ये पार्टी के लिए कई बार उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम नहीं समझ पाए कि पोस्टर पर किसे लेना है किसे नहीं लेना है। हम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना है कि कुछ भी करें और फिर एक्सेप्ट भी ना करें। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है भाई। देखिए जनता तो हमेशा हमें वोट करती है। मध्य प्रदेश में हमें वोट किया, गोवा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम थे, मेघालय में हमें वोट किया। जनता हमें वोट करती है, फिर बीच में नोट आ जाता है। ये लोकतंत्र का चुनाव है। जब देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, जब आप ईवीएम्स की बात करते हैं, अभी हाल ही में वाराणसी में चुनाव आयोग ने लखनऊ से कुछ अपडेट मिल रहा है। आलोक भाई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के कोई प्रवक्ता उनके साथ हैं। आलोक जी अपडेट। देखिए लगातार जिस तरह से मतगणना शुरू हो चुकी है, रुझानों में अगर बात करें तो अभी तक बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ इस समय हैं बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी, और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या माहौल चल रहा है और कैसा लग रहा है एग्जिट पोल के बाद। जो जैसा एग्जिट पोल में माहौल था वैसा ही कुछ दिख रहा है। जी देखिए लगातार एग्जिट पोल ने दिखाया, कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था जिसने सपा को लीड लेते दिखाया। सभी ने माना कि भाजपा की सरकार बन रही, 10, 20, 25 सीट का अंतर हर एग्जिट पोल में था। लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए कि सभी एग्जिट पोल मिलाकर 250 से प्लस सीटें दिखा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना अनुमान है कि हम पुनः 300 का जादुई आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। एक नैरेटिव सेट किया था लोगों ने, और हर बार वो नैरेटिव रहता है। जब 2014 में जीते तो कहा कि 2017 में नहीं होगा, 2017 में जब हमने जादुई आंकड़ा पार किया तो कहा 2019 में सीटें घट जाएंगी। वो एक नैरेटिव लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलता रहता है, और उस नैरेटिव को हर बार हम झुटला रहे हैं, और इस बार भी हम झुटलाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 300 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सर, बीजेपी समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि एग्जिट पोल जो है बकवास है। उसके तमाम नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि ये बिल्कुल बकवास, हम इसको नहीं मानते हैं। अपनी उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा हारते हैं लेकिन ग्राउंड पर जीतते हैं। तो आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल जिस तरह से दिखाया जा रहा था 325-26, वाकई इससे आंकड़ा बढ़ेगा या फिर इसमें काफ़ी बड़ी तब्दीली दिखेगी? देखिए ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है। हर किसी का अपना अनुमान होता है, ग्राउंड पे जाते अपना अलग सैंपल साइज होता है, उसके अनुसार कहते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की अपने कार्यकर्ता, अपनी मेहनत, अपना विधायक, पार्टी के पूरे पदाधिकारी जिस मनोसंयोग से लगे रहते हैं, उनको फील्ड का जायजा हो जाता है, उन्हें पता लग जाता है कहाँ हमारा प्रत्याशी कमजोर है। और हमें दिन के दिन पता लग रहा था कहाँ वोटिंग कम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल कैडर बेस्ड पार्टी है, 24/7 काम करने वाले हमारे पास देवतुल्य कार्यकर्ता। हमें हर सीट पे पता लग रहा था पोलिंग कहाँ कम हो रही, कहाँ लोग नहीं निकल रहे। लगातार सभी लोग उस मेहनत में लगे हुए थे। उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 300 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारा ना एग्जिट पोल से लेना देना है, ना उससे पहले के पोल से लेना। हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है। हम जनता के बीच में गए, जनता के बीच में काम किया। इस आपदा काल में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी रही जो जनता के बीच में रही। विपक्ष नदारद रहा, वर्क फ्रॉम होम करता रहा, ट्विटर से पार्टी चलाता रहा। जनता के बीच में ना होने का खामियाजा भी विपक्ष को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आपदा काल विश्व में सबसे बड़ी आपदा आई थी, जिसको सबसे आसानी से फेस किया उत्तर प्रदेश के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने। योगी आदित्यनाथ स्वयं कोरोना पीड़ित थे, फिर भी निकले और 75 जिलों का दौरा किया। और देश के सर्वोच्च न्यायालय, कई उच्च न्यायालयों ने, विश्व की तमाम संस्थाओं ने हमारी बड़ाई की, क्योंकि उत्तर प्रदेश विश्व की 6ठी जनसंख्या है। अगर देखा जाए तो एक 6ठा देश है, और उस पर सफलतापूर्वक हमने विजय पाई, और इसका भी आशीर्वाद जनता ने हमें दिया है। अयोध्या, काशी, मथुरा, बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो आपको लग रहा है कि इन सब जगहों से बीजेपी को आशीर्वाद मिलेगा? क्योंकि इन सब जगहों को जीतना सिर्फ जीत ही नहीं होती, एक बड़ा मैसेज भी जाता है जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को सूट करता है और बीजेपी के पक्ष में जाता है। तो आपको लगता है अयोध्या, काशी, मथुरा और बनारस से बीजेपी को पूरा एक आशीर्वाद मिलेगा?
मैं बताया जब आपको कि 300 सीट पार का आंकड़ा है, तो जहां ये जो माहौल है, जो पिछली बार माहौल था, वो दोहराने जा रहा है और बेहतर आपको व्यवस्थाएं दिखने जा रही हैं। हमने काम किया है, हमने लोगों की आस्था का सम्मान किया है। जहां हमारे धार्मिक केंद्र थे वहां पर लोग जाते थे, तमाम समस्याएं थी, उसका सौंदर्यीकरण किया और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया और वहां के लोकल लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया। इसमें कई कारण हैं जो हमें वहां पर जीत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सर, चुनाव शुरू हुआ था मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा। किसानों को लेकर लगातार जो है अटैक भी किए गए। कृषि बिल के विरोध में एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन चला। बाद में हालांकि कृषि बिल वापस हुए। तो आपको लगता है कि जो वो मुद्दा था वो वाकई में मुद्दा था, या अगर बीजेपी को 325 के करीब मैंडेट मिलता तो आपको लगता है कि वो मुद्दा नहीं था, सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड था? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित के लिए जो 3 बिल लाए थे वो एक बहुत बड़े वर्ग को हमने समझाया था, पर कुछ वर्ग जो आंदोलनरत था और उसको मानने को तैयार नहीं था। सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, जनता के हितों के लिए काम करती हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगते हुए कि हम इस वर्ग को नहीं समझा पाए, इन बिलों की वापसी ले रहे हैं। हम तो उनकी उन्नति। बड़ी खबर मिल रही है, जरा उसकी तरफ बढ़ते हैं। बड़ी ब्रेकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब पटियाला सीट से पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे चल रहे हैं। अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर। जलालाबाद से अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आगे चल रहे हैं। ये पंजाब की स्थिति जरा देखिए। पंजाब का चुनाव भी आज कुछ कहता है, एक नए समीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है। पटियाला सीट से इधर अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर है। तो पार्टी में पहले नंबर पर रहना चाहते थे, लेकिन जब चुनाव हो रहे हैं तब तीसरे नंबर पर है। ये नंबर गेम क्या कहता है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सुशील शर्मा साहब, पंजाब पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। जो अभी ब्रेकिंग हमने पढ़ी है, जरा उस पर आपका फोकस चाहूंगा। देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का कांग्रेस ने पंजाब में परिवर्तन, सत्ता, मुख्यमंत्री बदलाव और जिस तरीके के हालात बने, उसका परिणाम जनता दे रही है। और नवजोत सिंह सिद्धू जो है इस पूरे पंजाब के एपिसोड में मुख्य किरदार थे, या मुख्य विलेन कह सकते हैं। और अगर विलेन के रूप में जनता ने वहाँ देखा है तो तीसरा नंबर तय होना जरूरी है। और यदि अभी हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी हमारे लिए कहना, क्योंकि शायद बैलेट पेपर का ही, बैलेट वोट ही अभी काउंट हो रहे हैं। अभी जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी तब वास्तविकता में समझ में आएगा कि किस तरफ जो है रुझान भी किस तरफ एकदम से बढ़ रहे हैं। क्योंकि बैलेट में तो अमूमन हमने देखा है कि भाजपा को प्लस यूपी में रहा है। पंजाब में जरूर आम आदमी पार्टी बैलेट में भी जो है बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई दे रही है। जी, पंजाब को लेकर अगर बात की जाए सुशील शर्मा साहब, तो कुछ मुद्दे थे वहाँ पर। आतंकवाद का भी मुद्दा था, जो खालिस्तान का मुद्दा कभी उठता है वहाँ, नशे का मुद्दा उठता है वहाँ, साथ ही साथ जो बॉर्डर्स एरिया है उनको लेकर भी कई बार अलग अलग पार्टियों के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। अकाली दल अपनी अलग ही लाइन लेकर चल रहा था, बीजेपी ने लड़ने की कोशिश की, पूरा दम दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी वो चुनाव में भी दिख रही है। नहीं, देखिए, अगर पंजाब में आप मुद्दों की बात करें तो मुझे लगता है एक ही मुद्दा सबसे ज़्यादा कारगर है, बांटो और राज करो। कौन कितना जनता को सीधा लाभ पहुंचा सकता है, इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी। और उसके बाद कांग्रेस को भी उसी पक्ष में जाना पड़ा और बीजेपी को भी वही लोक लुभावन वायदे देने पड़े। तो ये हालांकि ट्रेंड बहुत खराब है, पर ये ट्रेंड जो है आम आदमी पार्टी के कारण कुछ राज्यों में कारगर हो रहा है। अच्छी बात यह कि उत्तराखंड में इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। पर पंजाब के मुद्दों पर मैं रहूंगा। सुशील शर्मा साहब, आपको रोक रहा हूं। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, यूपी, पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड। सबसे पहले पंजाब पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। बिल्कुल, और मैं अगर आपसे 5 राज्यों के बाय इलेक्शन की बात मैं करूं तो देखिए, 2 ही सबसे बड़े रुझानों से, जो अगर हम इन रुझानों को नतीजे में परिवर्तित होता हुआ माने, जिसकी संभावना बहुत अधिक है और कोई संशय अब नहीं होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और पंजाब में आम आदमी पार्टी। और निश्चित तौर पर ये जनादेश बीजेपी के लिए बहुत राहत देने वाला है कि वो एक अच्छे मेजॉरिटी के साथ, जो रुझान अभी तक हमें नजर आ रहे हैं कि वो करीब करीब 180 प्लस सीटों पर आगे चल रही है, और उसकी जो नजदीकी प्रतिद्वंदी है समाजवादी पार्टी, वो उससे करीब करीब 50% पीछे चल रही है।
और वो करीब करीब 80 सीटों पर उसके रुझान आगे चल रहे हैं। जी। पंजाब की जो आपने बात की, तो पंजाब का नतीजा ये बताता है कि एक बाइपोलर स्टेट जो मध्य प्रदेश की तरह कभी दो दलों की राजनीति था, और पंजाब का ये नतीजा अगर आप मुझसे पूछेंगे विजय जी। कि पंजाब का मैसेज क्या है, तो मैं कहूंगा कि जिन राज्यों में दो दलों की राजनीति है उनके लिए अब एक चैलेंज शायद आम आदमी पार्टी बनने वाली है। मध्य प्रदेश के लिए भी बिगुल शायद बच गया है, छत्तीसगढ़ के लिए भी बच गया है, राजस्थान के लिए भी बच गया है, क्योंकि पंजाब 1966 से लेकर अगर आप 2017 के आसपास तक का आप जनादेश पंजाब का देखेंगे, जब से पंजाब का गठन हुआ, क्योंकि उसके पहले एक यूनाइटेड पंजाब होता था, लेकिन 66 में जब पंजाब 3 राज्य बने, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उसके बाद से देखें तो वहां अकाली और कांग्रेस की ही भिड़ंत होती चली आई है, और बीच में घटक दलों में भारतीय जनता पार्टी और तमाम दल शामिल रहे हैं, लेकिन वहां मुख्य प्रतिद्वंदी रहे हैं अकाली और कांग्रेस। लेकिन इस चुनाव में करीब करीब 5 कोणीय संघर्ष था, यानी अलग अलग घटक दल बने, अकाली दल संयुक्त बन गया, किसान जो मोर्चा था, जो किसान आंदोलन था, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बना ली। तो इस चुनाव में जो टक्कर थी वो 5 कोणीय थी, यानी पंजाब का जो दो दलों की राजनीति का चरित्र था वो इस चुनाव ने समाप्त कर दिया है, और एक तीसरी राजनीतिक शक्ति आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में सबसे पहले सत्ता हासिल करके पूरे देश को चौंकाया था, वो अब एक राजनीतिक हैसियत प्राप्त करती हुई दिख रही है। इसका राजनीतिक पंडितों को विश्लेषण करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या नजर आया पंजाब के लोगों को कि उन्होंने मौका दिया है और बड़े राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ा है। खासतौर से कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है, वहां अकाली दल का डोमिनेंस रहा है, साथ में बीजेपी खड़ी रही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनादेश है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक अच्छी बहुमत के साथ सत्ता में आने का संकेत जो अभी तक दिख रहा है, रुकना चाहिए नतीजे आने तक, लेकिन मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आना बहुत राहत की बात है। गोवा में और उत्तराखंड में मुझे लगता है खंडित जनादेश के आसार दिख रहे हैं, और खींचतान की राजनीति के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए। मणिपुर में बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलाइज के साथ वहां सरकार बनाती हुई दिख रही है। विजय जी, अब पिछले 3 दशकों का आपने यहाँ बात भी की है, लेकिन राजनीतिक इतिहास अगर देखें तो 2 परिवारों ने राज किया, अकाली दल और कैप्टन के परिवार ने, या ये कहें कि वो कांग्रेस से जुड़े रहे। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को, शरद जी आप क्या देखते हैं कि आम आदमी पार्टी, एक विश्लेषक के तौर पर, कि आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पर फोकस करके लड़ी है, क्योंकि पंजाबियों को लेकर आगे चलना, उनके साथ मुद्दों को लेकर चलना, और क्या आम आदमी पार्टी के पास वो गुर थे यहाँ कि वो सरदारों को ये बात समझा सकें कि हम भी एक विकल्प हैं। एक बार आपने दिल्ली में देखा है, अब हमें आप पंजाब में देखिए। विजय, कई बार लोकतंत्र में, माफ कीजिएगा मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लोग ये देखते हैं कि कम बुरा कौन है। उन्होंने जिस तरह से पंजाब की राजनीति को अभी पटरी से उतरते हुए देखा, कांग्रेस की घरेलू कलह को देखा, जिसका शिकार सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के वहां से कांग्रेस से मुक्त होने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद, उन्होंने जिस तरह से सिद्धू और चन्नी की लड़ाई को देखा, तो वो समझ गए कि ये वो पार्टी नहीं है जो पार्टी उनके सपनों को पूरा कर सकती है। एक आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, माफी चाह रहा हूँ आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, ये भांगड़ा हो रहा है और हाथ में झाड़ू लेकर आपके कार्यकर्ता पंजाब में नाच रहे हैं। शरद जी। बिल्कुल विजय, और अकाली दल, कांग्रेस, इन तमाम सबकी उम्मीदों पर झाड़ू फेर के, झाड़ू वाली ये पार्टी जो है पूरी ताकत से पंजाब में अब अपनी सरकार बनाने जा रही है। और मैं फिर कहूंगा कि ये 2 दलों की राजनीति वाले जितने भी राज्य हैं, उनके लिए एक घंटी है। मैं ये नहीं कहूंगा ये खतरे की घंटी है, लोकतंत्र में कोई खतरे की घंटी नहीं होती है, सबके लिए समान अवसर हैं। लेकिन जिन राज्यों में 2 दलों की राजनीति है, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, जिसमें छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य शामिल है और पड़ोसी राजस्थान भी शामिल है, उन राज्यों के कांग्रेस और बीजेपी के संगठनों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब में आने के बाद आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा बढ़ेगी
और वो कोशिश करेगी कि वो इन राज्यों में, क्योंकि अब उसकी किटी में एक अच्छा राज्य है देश का, उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य भी उसकी किटी में उसके पास अब शामिल है, और वो अब अपने एक राष्ट्रीय चरित्र की तरफ भी बढ़ेगी। अरविंद केजरीवाल को लेकर फिर बातें शुरू हो जाएंगी, वो बात का विषय होगा 2024 को लेकर क्या चर्चाएं होती हैं। लेकिन बहुत ही दिलचस्प जनादेश है पंजाब का, आम आदमी पार्टी का। और जो बात आपने कही कि लोगों ने क्या देखा, तो वही बात है कि उन्होंने कम खराब दल के तौर पर देखने की कोशिश की आम आदमी पार्टी को। उन्होंने कहा हमने अकाली दल और कांग्रेस को बहुत आजमा लिया है, अब हम आम आदमी पार्टी की तरफ चलते हैं। और आम आदमी पार्टी के लिए ये मौका है कि जिस तरह दिल्ली में उसने एक गवर्नेंस की कोशिश की है और जिसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है, पंजाब एक ऐसा राज्य है जो बॉर्डरिंग स्टेट है, बहुत संवेदनशील है, पाकिस्तान से सीमाएं लगती हैं, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। नशे की गिरफ्त के आरोप हमेशा लगते हैं पंजाब में कि काफी बड़ी संख्या में वहां युवा शक्ति नशे की चपेट में है। इस पर फिल्म भी बनी, तो बहुत आसान नहीं है। और ये जो मौका है उनके लिए, अगर वो उसको बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल करेंगे, हालांकि अभी मैं कहूंगा फिर कि नतीजे तक हमें रुकना चाहिए, लेकिन ये बहुत एक बड़ी घंटी है उन राज्यों के लिए जो अब तक दो दलों की राजनीति का केंद्र बिंदु बने थे। अब आम आदमी पार्टी वहां चुनौती बन सकती है, बन रही है। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, सीधे उनकी तरफ बढ़ते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर, यूपी चुनाव रुझानों में बीजेपी को बहुमत, सिर्फ रुझानों में बीजेपी 205, एसपी 103, बीएसपी 5। पंजाब और यूपी को लेकर मिथुन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मिथुन जी, आपका रिएक्शन। माफी चाहूंगा, काफी लंबा समय आपके पास भी समय नहीं है, आप भी आज बहुत व्यस्त होंगे। इन्हीं व्यस्तताओं के बीच आपका रिएक्शन। देखिए, रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है और पिछले 5 साल से जो भी इलेक्शन के रुझान आते हैं उसमें 12 से 2 बजे के पहले बीजेपी को ज़रूर बहुमत मिलता है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि पोस्टल बैलेट्स जो हैं वो खुलते हैं और सरकारी कर्मचारी जो हैं पारंपरिक रूप से सरकार को वोट देते हैं। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में, जहाँ मध्य प्रदेश में एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है असेंबली सेगमेंट की, वो 2 से 2.5 लाख वोटों के बीच की होती है। उत्तर प्रदेश में 5-5 लाख वोट हैं, वहाँ की गिनती के राउंड्स ज़्यादा हैं, तो ये बहुत संभव है क्योंकि कंपटीशन टफ है। तो इस तरीके की बात हो सकती है। मेरे कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहूँगा, बहुत जल्दी है, निराश ना हो, हताश ना हो। 2 से 2.5 बजे के बीच मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर परिणाम होंगे, निर्णायक बढ़ते लोगों को मिलेंगी। अभी केवल राउंड्स हैं, कई सारे राउंड्स बाकी हैं। हम पॉजिटिव रहें और जनता के प्रति भरोसा रहें कि जनता साफ सुथरी राजनीति को आज भी अपनाना चाहती है, चाहे वो राज्य कोई भी हो। इसलिए हम लोग परिणामों का वेट करेंगे और अगर 2 से 3 बजे के बाद भी यही परिणाम होते हैं तो उनको हम स्वीकार भी करेंगे। पंजाब पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी झाड़ू लेकर नाच रही है, जरा उस पर आप कुछ कहें। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टी कंपटीशन में थी, इस बात को हमने स्वीकार किया। जिस तरीके से हमने स्वीकार किया कि आप स्वीकार समाजवादी करेंगे कि आपकी पार्टी ने कोई मजबूत फैसले नहीं लिए? आप ये स्वीकार करेंगे कि सिद्धू ने जो है पूरी पार्टी को झुका दिया? आप ये स्वीकार करेंगे कि चन्नी को सीएम बनाना कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी हो गया था? आप स्वीकार करेंगे कि सिद्धू के चक्कर में कई ऐसे लोग थे जिनको उनकी कई तरह की बयानबाजी, उनका जो रिएक्शन था, पार्टी पूर्णतः फैसला नहीं ले पाई, शीर्ष नेतृत्व फैसला नहीं ले पाया? मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि चन्नी साहब के अलावा जो हमारे 2 सबसे बड़े फेसेस थे पंजाब में, उन दोनों की बातों को हमने माना। जब चन्नी जी चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे तब नवजोत सिंह सिद्धू साहब कहा करते थे कि मेरी इच्छा है कोई दलित वर्ग का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाए। हमने उनकी बात को माना। हमारे जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। हमने उनकी बात को माना। क्या मैसेज है कांग्रेस के लिए कि जहां आपकी सरकार है वहां आप इतना पीछे हो जाते हैं? मैं आऊंगा सर आपके पास। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि क्योंकि पिछले चुनाव में कहा गया था। नहीं, कह नहीं रहा हूं मिथुन जी, आप कई बातों को लेकर बड़ा मजबूत रिएक्शन देते हैं लेकिन चीजें कम स्वीकारते हैं। नहीं, मैं सारी उन चीज़ों को स्वीकार करता हूं जो तथ्यात्मक होती हैं। अब आप कहें कि रुझान जो उनको परिणाम के रूप में स्वीकार कर दूं, तो मुझे लगता है हम सबको वेट करना चाहिए। रुझान होते हैं, परिणाम इससे अलग होंगे, इतर होंगे। अभी के जो रुझान हैं, अभी तो पूरी ईवीएम भी नहीं खुली सारी विधानसभा के सेगमेंट की। कई सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ बीजेपी मजबूत होती है। मिरेकल की उम्मीद कर रहे हैं क्या वहाँ?
नहीं, मैं परिणामों की उम्मीद कर रहा हूं और परिणाम जब आएंगे तो इससे इतर होंगे। अभी हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि यही परिणाम होंगे। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि किस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें बदलाव भी होते हैं। मध्य प्रदेश में भी देखा 5-5, 7-7 हजार वोटों से हमारे नेता जो थे वो पीछे थे 2-3 बजे तक, उसके बाद परिणाम बदल भी गए हैं, ये भी होता है। आखिरी रिएक्शन आपका? नहीं, निश्चित तौर पर एक तो जिस प्रकार मेरे पास जानकारी आ रही है, जिन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, वहाँ हम अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं जी। पंजाब में जिस प्रकार की उम्मीद थी, हमारा कोई वहाँ बहुत आधार नहीं है, लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस वहाँ पराजित हुई तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। और एक किसी कवि ने, शायर ने कहा है कि ए खुदा ऐसी खुदाई ना दे कि खुद के सिवा कुछ दिखाई ना दे। सिद्धू ने अपने खुद के लिए इस पूरी 125 साल पुरानी पार्टी को जिस ढंग से बर्बाद किया है, निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार बनाने आम आदमी पार्टी आने वाले समय में भी चिंता का विषय है, ये तो स्वीकार करते हैं ना आप? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से वहाँ सरकार बना रही है, एक नया विपक्ष जनता को मिला है। देखिए, सरकार की होती है तो जनता विपक्ष भी तलाशती है। हम सरकार में तो हमारा विकल्प भी जनता तलाशने का प्रयास करती है। दुर्भाग्य से 125 साल पुरानी पार्टी आज विपक्ष भी नहीं बन पा रही है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। रिएक्शन वरिष्ठ पत्रकार साहब सुशील शर्मा साहब से सर, 20 सेकंड का। नहीं, देखिए, ये बात सही है कि अभी ये रुझान ही है, लेकिन बीजेपी के लिए अगर आप देखें तो बड़ी खुशफहमी वाली बात है कि उसको जो है पुराना जो जिस तरीके का पिछले चुनाव में देखा जाए, कई राज्य उसने खोए हैं, उसके बाद ये पहली बड़ी जो सफलताओं की तरफ देख रहे हैं कि अब लगातार 5 में से अगर 4 जगह पे सरकार बचाने में, वो भी सरकार बचाने में, ये चूंकि सरकार के बाद पुनः सरकार बनाना ज़्यादा मुश्किल काम होता है, तो वो काम करती दिखाई दे रही भाजपा। तो भाजपा की राह मुझे लगता है आने वाले चुनाव में भी जो है इसका असर दिखेगा। जी, चलिए, इसका असर कितना दिखेगा? शुरुआती रुझान सुनकर हम भी थोड़ा थक गए हैं कि शुरुआती रुझान है, लेकिन जब ईवीएम राज उगलेगी उसके बाद क्या होगा, उन रुझानों पर तो बात करना पड़ेगा। खामियों को, कमियों को, मुद्दों को, रैलियों को कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। लगातार अपडेट आपको